Okay, in the last class we discussed pressure and the relations, the pressure equation based on the angle of elevation, and how to measure pressure using the manometers. Now today we go a step further and we will talk about forces in static fluids. When we are talking about fluid mechanics, you can calculate pressure in two types of fluid. One is the static fluid, which means that the fluid is stationary, यानी fluid की movement नहीं हो रही है. दूसरा type of pressure होता है, वो हम deal करते हैं with kinematic fluids, जहाँ पर fluid आपके move हो रहे हैं. अब इसके बाद वाला जो चैप्टर भी होगा, that is also going to be focusing on static fluids. You must have heard somewhere about the forces of buoyancy. You must have studied them. Buoyancy and the Archimedes principle. जिधर आप अपथ्रस्ट होती है फोर्स, जब आप एक फोर्स फ्लूइड के ऊपर प्रेशर डालते हो, सो दैट कम्स अंडर स्टैटिक फ्लूइड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेमेटिक फ्लूइड, we are talking about fluid which is actually flowing. For example, the fluid which is flowing with the help of the Bernoulli's theorem. बर्नौली थ्योरम के अंदर जब हम टैंक से फ्लूइड मूव कर रहे हैं और जहां पर हमें बर्नौली थ्योरम लगानी है, लैमिनर फ्लो लगाना है, टर्बुलेंट फ्लो लगाना है, these sort of terms, they are to do with kinematic fluid. Okay, this is going to be chapter number 4 from applied fluid mechanics, so you can go study from there after the lecture is done. Objectives. At the end of this lecture, a student would be able to know about the types of fluid surfaces, solve complex problems for fluid in different surfaces. हमारे पास different type of surface होते हैं और हर तरह का surface का एक अलग formula होता है. More or less तो related है, क्योंकि pressure का एक ही equation होता है, pressure is equal to force upon area, but the way how you use it is different. Then you should know about the piezometric head. अच्छा, इधर एक बात करते हैं. अगर मैं पीजोमेट्रिक हेड की बात कर रहा हूं, क्योंकि पीजोमेट्रिक आपका अक्सर प्रेशर से रिलेटेड होता है या हेड की टर्म्स आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके यूनिट्स क्या होने चाहिए? अगर हेड की बात हो रही है, या गेस करें कि क्या यूनिट होने चाहिए? मतलब प्रेशर का यूनिट होना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट होना चाहिए? एनी गेसेस? देखिए, आंसर देते हैं. रॉन्ग आंसर डजंट मैटर, इट्स जस्ट आई जस्ट वांट इंटरेक्शन इन क्लास. सर प्रेशर के लिए होगा क्योंकि हेड है, मतलब एक किस्म से मैं रुकावट बोल है. रहा हूँ हेड है, एक पैरामीटर है हेड. फॉर इंस्टेंस इस केस के अंदर पीजोमेट्रिक हेड है. हेड के यूनिट्स क्या होंगे? आपको क्या लगता है, कहीं भी अगर मैं हेड बात करूं, या फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं भी आप हेड देखें, हेड का यूनिट होता है लेंथ का यूनिट. कभी आपको कहीं पर टर्म आएगी पीजोमेट्रिक हेड, कहीं पे टर्म आएगी प्रेशर हेड, कहीं पे आएगी वेलोसिटी हेड. जो हेड की टर्म है ना, हेड आपका लेंथ का यूनिट होता है. यानी कहीं भी अगर आप हेड देखें तो उसकी यूनिट कंसिस्टेंसी के अंदर या उसके आंसर के अंदर आपको लेंथ के यूनिट लिखने होंगे. या तो मीटर में आएगा, या तो फुट में आएगा, या इंचेस में आएगा, एसआई यूनिट या उसमें अमेरिकन यूनिट में. तो मुझे अभी बताना था कि हेड का मतलब आपका होता है कि मीटर के यूनिट से, लेंथ के यूनिट्स. देन यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है, और ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना सेंट्रॉइड क्या होता है, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो भी सेंट्रॉइड से डील करेगा. सेंट्रॉइड की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मेन चीज़ मैं आपको सेंट्रॉइड का बता दूंगा. अगर आपको डिटेल देखनी है तो ये मैथमेटिकली आपको देखनी पड़ेगी, और या तो अपने मैथ्स टीचर से पूछेगा या इसको गूगल पे देखिएगा मैथमेटिकली सेंट्रॉइड किस तरह निकाला जाता है. और सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड रिजल्टेंट फोर्स. और इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर जब मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे एक सिंपल डायग्राम भी बनाकर दिखाएं, क्योंकि सिंपल डायग्राम आपको जब बनाना पड़ेगा अगर मैंने आपको बोल दिया शो मी द रिजल्टेंट फोर्स. अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल आंसर पूछता हूं रिजल्टेंट फोर्स का,
तो बहुत आसान है रिजल्टेंट फोर्स का आंसर निकालना, मगर एग्जैक्टली डायग्राम में शो करना, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब कोई हाई फाई फैंसी कलरफुल ड्राइंग की बात हम नहीं कर रहे, एक सिंपल स्केच, मगर ऐसा स्केच जो नजर आ रहा है, क्लियर टू द पॉइंट है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई खराब सा स्केच बना दिया। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अब जब हम एक स्टेप आगे चलें, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लूइड प्रेशर, fluid pressure can act on different surfaces as I have discussed. In fluid mechanics, there are basically two types of surfaces, जिसके अंदर सब surfaces भी आ जाते हैं। एक आपके होते हैं प्लेन surfaces। प्लेन का मतलब फ्लैट। फ्लैट के अंदर आपके ग्लास surfaces आ जाएंगे, न्यूमेटिक पंप्स आ जाएंगे, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। दूसरा जो मेन ब्रॉड कैटेगरी होती है surfaces की, वो होती है कर्व्ड surface। अब आपका जो कोर्स है दैट इज अ 2 credit hour कोर्स, सो वी विल फोकस ऑन प्लेन सर्फेसेस। कर्व सर्फेसेस के बारे में आई वुड जस्ट टेल यू वन लाइन अबाउट इट, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, बट वी विल नॉट गो इन द डेप्थ ऑफ कर्व सर्फेस। वी विल फोकस प्योरली ऑन प्लेन सर्फेसेस। No matter what type of the surface is, the fluid will exert a force on the surface of interest. चाहे मेरे पास प्लेन सरफेस हो या मेरे पास कर्व्ड सरफेस हो, इट डज नॉट मैटर। आपका जो फ्लूइड होगा ना, वो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो फोर्स एक्ट करती है ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेशक वो कर्व सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, ग्लास सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, जो your force would be perpendicular to that surface, and it will consider the basic definition of pressure, which can be obtained by pressure is equal to force upon area। आपने फोर्स ढूंढनी है। अगर आप फोर्स ढूंढेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एंड ये जो फोर्स आपकी आ रही है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ योर इंटरेस्ट। अब अगर हम इसको एसआई यूनिट्स में देखा जाए, तो फोर्स का जो आंसर होगा वो हम न्यूटन में लिखेंगे या किलो न्यूटन में लिखेंगे। और जो उसका जो अमेरिकन यूनिट्स में आंसर होगा, तो अमेरिकन यूनिट्स में हम इसको पाउंड फोर्स लिखेंगे, LBF। मुझे आई नो दैट यू हैड अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 3 weeks holidays, so please, I request you again that if you're still weak at unit conversion, or if you've forgotten your unit conversion, please practice it again, because you will constantly need it. However, the equation above can only be applied directly if the pressure is uniform over the entire area of interest. अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, या इन अदर वर्ड्स F इज इक्वल टू P इंटू A, ये डायरेक्टली सिर्फ जब अप्लाई कर सकता है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके अंदर आपका जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म हो, यानी प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। जरा सा अगर आपका प्रेशर चेंज हो गया, तो ये फ्लूइड, ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। इसलिए ये स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक्स, वो है ना स्टैटिक फ्लो, यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है जब भी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ सरफेसेस दिखाना चाहता हूँ। पहला जो टाइप ऑफ सरफेस होता है वो फ्लूइड पावर सिलेंडर होता है। अच्छा, ये वाहिद वाहिद सरफेस है जिसके अंदर हम कंप्रेसिबल फ्लूइड को यूज कर रहे हैं, यानी हम गैस को यूज कर रहे हैं, वाहिद सरफेस है। इस गैस को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका स्पेशल केस ये होता है कि जब हम ये सिलेंडर यूज करते हैं ना, तो हमारा जो प्रेशर होता है वो चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सिर्फ इस वाले केस के अंदर वी यूज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, जब हम पिस्टन केसेस देखते हैं, क्योंकि उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, उस फोर्स के ऊपर इट डज नॉट चेंज। बाकी जितने भी सर्फेसेस हैं, दे विल हैव एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, दूसरा जो आपका सरफेस है वो होता है एक स्टोरेज टैंक। Every time I finish a surface, I will ask you if you understood, because if you haven't understood the previous one, we will not move on to the next surface. आज की क्लास आप प्लीज सुनिएगा और मुझे बताइएगा अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है इसमें।
उसके बाद हमारे पास फ्लूइड रिजर्वायर एंड हैच होता है, ये सरफेस इनसाइड होता है। ये अगर आप देखें, हमारा जो सरफेस ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज दिस इंटरेस्ट विच इज इनसाइड दिस ट्यूबिंग। उसके बाद दिस इज व्हाट अ कर्व्ड सरफेस इज। फ्लैट आपका बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेनर होता है। कर्व्ड के अंदर ये आ जाता है, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस, टैंक विद अ कर्व्ड सरफेस। Then we have a couple of other surfaces too. We have a surface which is called a retaining wall. Retaining wall, wall जो आपके पानी या fluid को retain करती है, that is why it is known as a retaining wall. What is the simplest example of a retaining wall? आपके पाकिस्तान में भी होते हैं। क्या होता है, क्या चीज रिटेन करती है पानी को? डैम। Dam. Dam is the simplest example of a retaining wall. And then you have aquariums के अंदर you have these windows type of surfaces. So these are the different type of surfaces that we encounter. इनके बाहर कुछ नहीं होता, मगर ये general types यही होती हैं कि retaining walls, glass surfaces, stuff, the pneumatic surface. So now we go on to the calculations. The first one is gases under pressure. I repeat, for gases under pressure, they are the only ones where the pneumatic cylinders would be used in machinery. Pneumatic cylinders used in automatic machinery, those are example for gases under pressure. The air pressure will act on the face of the piston, resulting in a force causing linear movement of the rod. The pressure will also act on the end of the cylinder. Oh my God. The pressure will also act on the end of the cylinder, pulling it apart. This is the most important line in the whole statement. As the distribution of pressure within the gas is very nearly uniform, we assume that it is very nearly uniform. The force on the piston and the cylinder can directly be found by the equation. Because it is nearly uniform, which equation can be used? F is equal to PA. This is an example of a pneumatic this gas cylinder, the only one where we are using gas as a fluid. जो मैंने आपको example में पहला example दिखाया था, it's called a fluid power cylinder. You do not need to know the mechanics behind it because we are not going in that depth. You just need to know the functioning of it. तो अगर मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दूं, सबसे पहले बात तो ये होती है कि आपको हमेशा डेटा लिखना होता है ताकि आपका सवाल आसान हो जाए। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, if the cylinder on the previous slide has an internal diameter of 2 inches, operates at a pressure of 300 psig, calculate the force at the ends of the cylinder. How would you approach this question? सबसे पहले तो ये डिटरमिन करें मैं कौन से यूनिट्स को लेकर जाऊंगा। जी कोई भी बता दे। सर यूएस। हाँ यूएस। अच्छा, अब अप्रोच क्या लेकर जाएंगे इसके लिए? सर पहले डायमीटर से एरिया निकालेंगे। हाँ, डायमीटर से एरिया निकाल लें या डायरेक्ट कर लें। डायमीटर से एरिया निकालें, फॉर्मूला क्या होगा? सर पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सही है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, या रेडियस को ही निकाल ले पाई आर स्क्वायर, बोथ वर्क। पाई बाय अच्छा सही है, पाई बाय डी स्क्वायर हो गया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और मेन फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू PA. प्रेशर इज ऑलरेडी गिवन। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। डायमीटर आपके 2 इंच है, प्रेशर 300 psig है, F इज इक्वल टू PA। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि आपने अपने यूनिट कंसिस्टेंसी देखनी है। सबसे आसान तरीका क्या होता है जो मैं प्रिफर करता हूं, मैं यूजुअली यूनिट साथ लिख देता हूं। तो अगर मैं इसको लिखता 300 psi अपॉन इंच स्क्वायर।
मैं इसको डायरेक्टली यूं लिख देता, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है मगर यूजली मैं इसको लिख लेता हूं, और डाया के साथ मैं इंच लिख देता हूं। अब ये सॉल्व हो गया, तो इसके अंदर जो मेरे जो फाइनल यूनिट्स हैं वो 942 पाउंड फोर्स हैं। इस सवाल के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द इंटायर चैप्टर। दूसरे पर आ जाएं। दूसरा आपका होता है हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस अंडर लिक्विड, यानी ये सरफेसेस लिक्विड्स के नीचे होते हैं। लिक्विड ऊपर होगा, ये सरफेस नीचे होगा, मगर ये जो सरफेस होगा ये फ्लैट होगा। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यहां पर ये दोनों लिक्विड्स हैं, दिस सरफेस इज टोटली फ्लैट। यहां पर ये दोनों लिक्विड हैं, दिस सरफेस इज टोटली फ्लैट। The figure on the next slide shows a cylindrical drum which contains oil and water. आपके ड्रम में ऑयल है, वाटर है। अब देखें बाकी जितने क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स यूज हो रहे हैं, या तो ऑयल यूज होगा या वाटर यूज होगा। द प्रेशर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ड्रम इज यूनिफॉर्म। इट is clearly water at the bottom of the drum is uniform. If the pressure is uniform, they, you can apply the equation F is equal to, मेरी आवाज आ रही है? सर कट रही थी बीच में। यस सर। यार मैं रिकॉर्डिंग हो रही है। Sorry for that. I think the call dropped or something. Can you hear me now properly? यस सर।
Sorry, my mic was muted. Can you hear me now? Yes, sir. Yes. Sorry. Okay. I was saying, what is the last thing I said to you people before the recording got interfered with? आखिरी चीज क्या पढ़ाई थी? तो मैं वहां से कंटिन्यू करूं जहां से आवाज नहीं आई है. चलें यहां से शुरू कर लेते हैं. So we were talking about horizontal flat surfaces under liquid. The figure on the next slide shows a cylindrical drum which contains oil and water. The pressure of the water at the bottom of the drum is uniform. Kyunki the pressure at the water at the bottom of the drum is uniform, we can apply the pressure and force relation equation on the horizontal plane in a fluid at rest. देखें, fluid at rest है, pressure is going to be uniform. As a result, the equation relating force to pressure and area can be used. अच्छा, इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप लोग मुझे ये बताएं कि इसके लिए मैं क्या अप्रोच करूंगा. लेट अस टॉक अबाउट फिगर 4.2. Example 4.2. If the drum in the figure 4.4a is open to the atmosphere at the top, calculate the force at the bottom. फोर्स किस तरह ढूंढेंगे, क्या अप्रोच लेंगे? पहले फिगर का 4.4a. जी कौन बताएगा? सर पहले डेल पी फाइंड करेंगे. चलो हाँ, फाइंड किया. किस तरह फाइंड करेंगे? बस फॉर्मूलेज बता दें किस तरह फाइंड करेंगे. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेंगे. तो वो तो ऊपर देखें, एटमॉस्फेयर, पहली बात तो ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप लेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सिर्फ ऊपर इफेक्ट कर रहा है. मेरा क्वेश्चन कहाँ है? प्रेशर एट द बॉटम, पानी के ऊपर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सिर्फ टॉप के ऊपर इफेक्ट करेगा ना, वो बॉटम के ऊपर तो नहीं आएगा. व्हाट आई मीन टू से इज, if you're talking about atmospheric pressure is applying here. This is at the bottom. What about the pressure which is applying over here? So keeping that as a hint, और एक और पॉइंट मैं आपको बाद में भी बताऊंगा. Keeping that as a hint, what do you think should be the pressure? कुछ भी बोल दें, I don't mind a wrong answer. आपके दिमाग में क्या आता है? मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा हूँ. आखिर प्रेशर क्या लगेगा? किसी ने बोला था कि डेल्टा प्रेशर. डेल्टा प्रेशर से क्या मुराद था आपका? इसको एक्सप्लेन करें, बोलना क्या चाह रहे थे? सर मतलब पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बीच में जो है मतलब वाटर के लिए इसका हाइट है 1.5 और उसको इसकी वाटर की जो गैमा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. हाँ, और क्या? तो ये तो दो आप बोले ना. स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे सर. नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है. इन्होंने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और वाटर का प्रेशर होगा. वाटर के साथ ये नहीं भूलिएगा कि वाटर के ऊपर ऑयल भी है. यानी तीन टाइप ऑफ प्रेशर होंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ऑयल का प्रेशर होगा और वाटर का प्रेशर होगा. दूसरी बात ये कि जिसने ये कहा था कि आप सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, पहली बात तो ये कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेता, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ओनली ऑन द टॉप, नॉट एट द बॉटम. दूसरी बात ये कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेता तो मेरा आंसर गलत क्यों आता? इसको बताएं. इसका आंसर मैंने पहले दिया हुआ है अपने उसके अंदर. अगर मैं फॉर एग्जांपल यहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेता, आंसर मेरा क्यों गलत आता? आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये बताएं, आंसर आता क्या? सोचे. सर वही जो नॉर्मल प्रेशर होता है मतलब 11 × 10⁻³ पास्कल होगा या 14.7 psi होगा, वो तो एटमॉस्फेरिक होगा सर. नहीं, अगर मैं चेंज इन एलिवेशन ले रहा हूं, आपको एक बात याद है, मैंने आपको जब मैनोमीटर यस सर, हाइट जीरो होगा. जीरो हो जाएगा. ओपन है,
ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो एक साइड 0 हो रही थी ना, तो अगर मैं ये भी तो ओपन ही है ना एटमॉस्फेयर के लिए, तो 0 हो जाएगा। तो वैसे तो ये यस लगता है, मगर सर। ये 0 हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि आप तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझकर 1 × 10⁵ ऐड कर लेते। ये इसीलिए मैनोमीटर पहले पढ़ाया गया था कि वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है एलिवेशन के लिए, तो वहां पर 0 होता है। मैंने आपको कहा था कि जितने भी अब आगे टॉपिक्स आएंगे वो मैनोमीटर से रिलेटेड हैं। खैर, इसका प्रेशर अभी ढूंढ लेंगे, ऐसा यूनिट्स में जाएगा, और एरिया भी ढूंढ लेंगे। मुझे क्वेश्चन पार्ट बी बताएं, पार्ट बी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, या दूसरे फिगर का प्रेशर क्या होगा? क्योंकि पहला वाला तो आसान है, सिलेंडर शेप है, दूसरे वाले का किस तरह हम निकालेंगे? या इन अदर वर्ड्स, दिस इज द क्वेश्चन, would there be any difference between the force at the bottom of the drum in figure 4.4a and that at the bottom of the cone shaped container in 4.4b? इन दोनों की फोर्सेस के बीच में क्या फर्क होगा? जी, किसकी फोर्स ज्यादा होगी और क्यों? जी, कौन बताएगा? ए की फोर्स ज्यादा है, बी की फोर्स ज्यादा है? सर ए की फोर्स ज्यादा होगी शायद। अच्छा, ए की क्यों ज्यादा होगी? सर इसका एरिया ज्यादा है और इसके अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा आया होगा। चले, एरिया और वॉल्यूम ज्यादा है। यहां पर कोई स्टूडेंट है जो कहता है कि ए की ज्यादा नहीं है, बी की ज्यादा होगी? एक ने चले मुझे आंसर दे दिया ए की ज्यादा है, और कौन बोलता है कि ए नहीं बी की ज्यादा है? सर एरिया सेम है, मतलब ये जो एरिया ऑफ एक्शन है नीचे वाला, तो प्रेशर तो हाँ, सेम होगा सर। प्रेशर सेम होगा क्योंकि एरिया सेम है। यस सर। अच्छा, क्यों एरिया सेम है? आप कैसे बोल सकते हो एरिया अगर सेम है? क्योंकि एक तो सिलेंड्रिकल शेप है, दूसरा क्या नाम है आपका, कोन है। और अगर एरिया भी सेम है, लेट से मैं मान लूं आपकी बात, एरिया भी सेम है, मगर फिर आप ऑयल को किस तरह जस्टिफाई करोगे ऐड करने के अंदर दूसरे शेप में? सर मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है जहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो तो सेम हम्म, लग रहा है। वो तो लग रहा है, मैंने माना, मगर जो प्रेशर जो लग रहा है वो तीन चीजों से लग रहा है ना, एटमॉस्फेयर से लग रहा है, ऑयल से लग रहा है, और वाटर से लग रहा है बॉटम पे। तो पहले शेप के अंदर देखें कि ऑयल का क्या शेप है, दूसरे में देखें ऑयल का क्या सर शेप है। हाइट तो वैसे, लेकिन हाइट तो सेम सर, हाइट भी सेम है और साथ में ये लिक्विड भी उसकी जो तो स्पेसिफिक मैं वेट है मैं वो यही भी तो सेम। सुनना चाह रहा हूं। ये देखें, आपने आधा आंसर सही दिया, आधा आंसर गलत दिया। जो आपने ये बोला ना कि प्रेशर वुड बी सेम, force would be same because the area is the same, that is the wrong answer। मगर उसके बाद जो दिया, फोर्स सेम होगी, मगर फोर्स इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज द हाइट इज द सेम। पास्कल्स पैराडॉक्स भूल गए जो मैंने मैनोमीटर्स में पहले पढ़ाया था? पास्कल्स पैराडॉक्स क्या था? शेप डज नॉट मैटर। प्लीज अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स रिकैप करना शुरू कर दें, ये आसान नहीं है, फाइनल के अंदर फंस जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया करें। पास्कल पैराडॉक्स क्या था? Shape does not matter whether it is a thick shape or a thin shape or an open shape or a closed shape. Only thing which matters to deal with pressure is the height. Because the height over here is 1.5, 2.4, total 3.9। यहाँ भी height आपकी 2.4 और 1.5, 3.9। Pascal's paradox says that the pressure in A would also be the pressure in B। अब आप उस एरिया के ऊपर आ जाएं कि हाँ नीचे वाली एरिया भी सेम है, सिंस एरिया इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग इन दिस केस। 3 डायमीटर एरिया है, बट दिस 3 डायमीटर एरिया कुड ऑल्सो बी इन अ डिफरेंट शेप। तो अब आप बोल सकते हैं द फोर्स इज गोइंग टू बी सेम। याद आया पास्कल्स पैराडॉक्स?
यस सर। सही है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जो आप बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करना है प्रेशर ढूंढने के लिए, वो कॉन्सेप्ट सही था। अब जब मुझे 4.2 को सॉल्व करना है तो पहले ये देखें, टोटल प्रेशर एट द बॉटम नीडेड टू फाइंड एफ, 3 प्रेशर लगेंगे। प्रेशर एट द बॉटम में पी से डिनोट करता हूं। इसके लिए प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर लगेगा, प्रेशर ऑफ द ऑयल लगेगा, प्रेशर ऑफ द वाटर लगेगा। Pressure of the atmosphere is 0. I've already told you why it's 0. There's no change in it. उसके बाद ऑयल के लिए, क्योंकि हम SI यूनिट्स के अंदर बात करें, हमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। 0.90 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसका ऑयल की वो है, वो सॉरी वाटर की वो है एट 4 डिग्रीज डेंसिटी, एंड टू 2.4 हाइट ऑफ ऑयल। और जब आप वाटर की बात कर रहे हैं तो 9.81 इंटू 1.5, टोटल आपको मिल जाएगा 35.904। लुक एट माय यूनिट्स, किलो पास्कल्स। मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन वाला फॉर्मूला किया, जिसको किसी ने थोड़ी देर पहले बोला था चेंज इन प्रेशर आप निकालेंगे। उसके बाद आप फोर्स इज इक्वल टू पी बी इंटू एरिया करें, वेयर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा। आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है और आपको आपकी फोर्स मिल जाएगी 253.8 किलो न्यूटन। और 4.3 के लिए आप लिखेंगे सेम प्रेशर, बिकॉज द हाइट इज द सेम, दिस इज द मेन लाइन, हाइट इज द सेम, पास्कल्स पैराडॉक्स। आप एक लाइन लिखेंगे ये सही है, मगर अगर आपने 5 लाइनें लिखी और हाइट को मेंशन ही नहीं किया तो इट डजंट मैटर, बिकॉज द मेन थिंग फॉर पास्कल्स पैराडॉक्स इज द एलिवेशन। जरा इवन इफ द एलिवेशन इज डिफरेंट, इतना के एक का एलिवेशन 3.9 है, दूसरे का 3.92 है, pressure and force is going to change because the elevation is changing. The elevation has to be exactly the same. Clear हुई ये बात? अभी जो दो Yes, न्यूमेरिकल sir. किए हैं, दो न्यूमेरिकल किए हैं, इन दोनों में कोई मसला है? क्योंकि अब हम सरफेसेस चेंज करेंगे और उसके लिए ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। चलें, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सबको समझ आ गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है जिसने कहा है कि रिपीट करें। अब एक नई तरह की चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर वॉल। Don't know why it's lagging today. रेक्टेंगुलर वॉल्स, रेक्टेंगुलर वॉल्स आपकी रिटेनिंग वॉल्स भी होती हैं। रिटेनिंग वॉल वो होती हैं जो आपके फ्लूइड को रिटेन करती हैं, इन अदर वर्ड्स आपके डैम्स। अब रिटेनिंग वॉल्स आर एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू प्रेशर। पहली बात तो ये कि जब भी आप इनकी बात करते हैं तो प्रेशर को मैंने आपके बात पहले की थी कि जब आप कोई भी फ्लूइड को रिटेन करेंगे, प्रेशर विल वेरी फ्रॉम 0 एट द सरफेस टुवर्ड्स द मैक्सिमम एट द बॉटम ऑफ द वॉल। अगर आपकी वॉल वर्टिकली खड़ी हुई है और सरफेस के साथ खड़ी हुई है तो द प्रेशर विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। टॉप ऑफ द वॉल अगर सरफेस के साथ है तो सरफेस के ऊपर आपका प्रेशर 0 होता है, मिनिमम प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है और कोई हाइट का डिफरेंस नहीं आ रहा है। H2 माइनस H1, 0 माइनस 0 0 हो जाएगी, प्रेशर आपका 0 हो जाएगा। जहां पर आपकी वॉल सबसे नीचे है, बेड के ऊपर या बॉटम के ऊपर, वहां पर आपका प्रेशर मैक्सिमम होगा। जो आपकी एक्चुअल फोर्स है, जो आपकी फोर्स है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फोर्स ऊपर ढूंढ रहा हूं या मैं फोर्स नीचे ढूंढ रहा हूं या मैं फोर्स बीच में ढूंढ रहा हूं, कहीं पर कोई रैंडम पॉइंट के ऊपर। आपकी फोर्स ऐसी फोर्स है जो इंटायर वॉल को अपने कैलकुलेशंस में लेगी, और क्योंकि वो फोर्स इंटायर वॉल को कंसीडर करती है, हम उस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। अगर आपको आपकी फिजिक्स याद है तो हम एक फोर्स निकालते थे रिजल्टेंट फोर्स, जो हम अज्यूम करते थे कि ये दोनों कंपोनेंट के ऊपर एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई चीज थी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में थी या वर्टिकल कंपोनेंट में थी, आपको जो आंसर निकालना था वो आपने दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रिजल्टेंट फोर्स निकाली थी।
इसीलिए जो आपकी फोर्स निकल रही है ना रेक्टेंगुलर वॉल के ऊपर, वो एक रिजल्टेंट फोर्स है। और जिस पॉइंट के ऊपर आपका रिजल्टेंट फोर्स निकलता है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो कभी भी मैंने आपसे ये पूछ लिया कि एक्सप्लेन या डिफाइन द सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट where the resultant force is applied. It does not matter whether your wall is a rectangular wall, whether it is a submerged plane, हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर आपकी रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी। This is the point considered if the entire force was acted on the single point. और हम यही सोच रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पूरी फोर्स एक्ट हो रही है, यानी आपका जो पूरा रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। इस पूरी थ्योरी के अंदर कोई मसला या कोई पॉइंट मुझे डिफाइन करने की दोबारा जरूरत है तो बताइए। नो सर, क्लियर। क्लियर है? चले, अब जब हम रेक्टेंगुलर वॉल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेट वॉल। स्ट्रेट वॉल इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, स्ट्रेट वॉल के अंदर तो मसला नहीं होता। दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है अगर इंक्लाइंड वॉल है, यानी इट इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल। दिस इज वेयर द कॉम्प्लिकेशन अराइजेस, बिकॉज जब ये इंक्लाइंड होती है ना, तो आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यू नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको थोड़े अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो दोनों के केसेस हैं, और आप खुद देख लेंगे कि कौन सी आसान है और कौन सी में ज्यादा ट्रिक्स हैं। मगर बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगी ना, चाहे आपकी वॉल इंक्लाइंड हो, चाहे आपकी वॉल स्ट्रेट हो, द रिजल्टेंट फोर्स विल act at the point which is called the center of pressure in both cases. अच्छा, आपको क्या लगता है कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन में क्या लूंगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रेशर? जी, मतलब पैरेलल लूंगा, परपेंडिकुलर लूंगा, एंगल पे लूंगा, किस डायरेक्शन में जाऊंगा? पैरेलल। क्यों पैरेलल भाई? रीजन? क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे हाइट भी डिफरेंट होगी ना सर, इसीलिए पैरेलल। परपेंडिकुलर होगा, जो वाटर है उसके भाई पैरेलल। पैरेलल पे नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर के परपेंडिकुलर जाएगा। सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हो ना। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि कंडीशन ही ये है कि स्टैटिक फ्लो के अंदर आपकी जो फोर्स होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है। यहां पर आप इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं देख रहे हो, आप रिजल्टेंट फोर्स देख रहे हो। तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स भी होगी ना, वो सेंटर ऑफ प्रेशर से परपेंडिकुलर ही होगी। दिस इज अ कंडीशन। आप अपनी तरफ से पैरेलल नहीं डाल सकते हो। लुक एट दिस, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ कंडीशन। सर पैरेलल और सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं आपको भी दिखाता हूं ना। Where it is? Force acts perpendicular to the surface and considers the basic definition of pressure. जी, ये जो फोर्स है, पहले तो आप डायग्राम देख लें। ये आपकी एक ग्लास वॉल होती है, ये आपकी एक ग्लास वॉल है, ये आपका फ्लूइड है। ये आपको दिखाना जरूरी होता है ताकि आपको एक ड्राइंग का एक आइडिया हो जाए।
अब इस डायग्राम से आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं? पहली चीज ये कि यहां पर जो प्रेशर है, दिस इज द सरफेस, दिस प्रेशर इज गोइंग टू बी व्हाट? यहां पर क्या होना चाहिए प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होगा। 0 हो जाएगा। चलें, यहां पर आपका मिनिमम प्रेशर हो जाएगा 0। यहां पर आपका क्या प्रेशर होगा? मैक्सिमम होगा सर। मैक्सिमम होगा। यहां जैसे जैसे आप एलिवेशन से नीचे जा रहे हो तो आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले के अंदर लिनियर वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टोटल हाइट 10 मीटर है, अगर 2 मीटर के ऊपर प्रेशर 5 पास्कल है तो 4 मीटर के ऊपर प्रेशर 10 पास्कल हो जाएगा। वहां से अगर डबल होगी तो यहां से भी प्रेशर डबल होगा, इसीलिए ये यहां पर स्ट्रेट लाइन लगाई है, यानी लिनियर वेरिएशन है। दूसरी बात ये कि प्रेशर आपका है वो बढ़ रहा है, और ये जो एरोज हैं ये दिखा रहा है कि ये डॉटेड एरोज के प्रेशर बढ़ रहा है। ये डॉटेड एरो देखें, ये डॉटेड एरो देखें, ये डॉटेड एरो इससे बड़ा है, ये डॉटेड एरो बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है। ये प्रेशर आपका बढ़ा है। ये जो आपकी चीज है ये आपकी टोटल हाइट है, हाइट ऑफ द वॉल फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स दिस पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। H2, H3 और FR की अभी बात करते हैं, मगर ये देख लें FR जो हो रही है वो होगी एक पॉइंट के ऊपर जिसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे, और FR जो आपकी निकलेगी वो सेंटर ऑफ प्रेशर से ही निकलेगी, सेंटर ऑफ प्रेशर से आपका FR निकलेगी परपेंडिकुलर। देखिए मैं अपनी स्पीड यहां पर स्लो कर रहा हूं, अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो फौरन पूछ लें। The figure on the previous slide shows the pressure distribution on the vertical retaining wall. ये ऐसी वॉल है जो सिर्फ वर्टिकल है, इंक्लाइंड नहीं है। From previous knowledge of the angle of elevation equation, जो हमने पहले पढ़ा था कि डेल्टा P is equal to गामा H, यानी specific weight multiply by H. It varies linearly with depth of the fluid, जो मैंने आपको अभी बात बताई। The length of the dashed arrow on the given figure represents the magnitude of the fluid pressure at different points on the wall. ये भी मैंने आपको बताया, जिस तरह डेप्थ आपकी बढ़ेगी नीचे आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपका मैग्नीट्यूड भी उसका बढ़ेगा। Due to the linear variation in pressure, the resultant force can be obtained taking the average pressure and the total area of the wall. देखिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी पीछे, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप प्रेशर को कंसीडर करते हो तो आप ऐसा पॉइंट लेते हो जो पूरे प्रेशर को कंसीडर कर जाए। यहां पर जो हम बात कर रहे थे, दिस पॉइंट द रिजल्टेंट फोर्स, एक सेकेंड, ये देखें, द एक्चुअल फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल, but for the analysis the resultant force is calculated. अगर आप इंटायर वॉल को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो तो ऐसा पॉइंट जो पूरी वॉल को इनकॉर्पोरेट कर जाए, या ऐसा प्रेशर जो पूरी वॉल को इनकॉर्पोरेट कर जाए, वो उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट ऐसा होगा जो ऊपर से भी उतना ही कंसीडर करेगा, नीचे से भी उतना ही कंसीडर करेगा स्ट्रेट वॉल के लिए। तो इसीलिए लिनियर वेरिएशन इन प्रेशर की वजह से हम रिजल्टेंट फोर्स एवरेज प्रेशर के ऊपर लगाते हैं एंड टोटल एरिया ऑफ द वॉल। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाता है ना, वो बन जाएगा रिजल्टेंट प्रेशर इज P एवरेज मल्टीप्लाई बाय A। वैसे तो फोर्स का इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू PA, पर पहली बात तो ये कि हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं तो हम इसको FR लिख देंगे।
दूसरी बात ये, हम प्रेशर एवरेज ले रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं ले रहे। तीसरा कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, एरिया। अब एवरेज प्रेशर हम कैसे लेंगे? एवरेज प्रेशर लेंगे हम मिडिल ऑफ द वॉल। हम एवरेज प्रेशर लेंगे आपका इस वॉल के मिडिल के ऊपर। दिस इज नॉट द मिडिल ऑफ द वॉल, दिस इज h/3। यानी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट द मिडिल ऑफ द वॉल। सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंटर मिडिल ऑफ द वॉल। सेंटर ऑफ प्रेशर देखें h/3 है, और क्यों h/3 है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये मैथमेटिकली भी आएगा। मिडिल आपका यहां पर आ रहा है h/2 के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली मिडिल आपका मिडिल ऑफ द वॉल, अगर टोटल वॉल आपकी h है, टोटल वॉल अगर आपकी h है, तो मिडिल ऑफ द वॉल क्या होगी? h/2। h/2 is not the same as h/3. This value and this value is not the same. तो ये डिफरेंस समझ आ गया सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट का और मिडिल ऑफ द वॉल का? यस सर। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एंगल ऑफ मेरा प्रेशर इक्वेशन क्या बन जाएगा? मेरा प्रेशर इक्वेशन जो जनरली होता है P इज इक्वल टू गामा H। यही आपने पढ़ा है ना प्रेशर का इक्वेशन, एलिवेशन के साथ यही इक्वेशन होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू गामा H। तो अगर मैं एवरेज प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? डेल्टा P क्या हो जाएगा? गामा h/2 होगा। गामा h/2। यही चीज मैंने यहां लिखी है, एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू गामा h/2। अगर ये गामा h/2 हो गया तो मेरी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? एवरेज फोर्स को सर, एवरेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मगर मैं उसकी वर्ड्स में जा रहा हूं। तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन होगा ना रिजल्टेंट फोर्स का, वो ये है गामा h/2a। सही है, रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन। रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन हमें मिला है एंगल ऑफ वो एलिवेशन वाले इक्वेशन से। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अब देखें, from the two equations given on the previous slide, the resultant force is obtained via this equation. The pressure distribution shows that greater portion of the force acts on the lower part of the wall rather than upper part. ये बात के अंदर तो हकीकत ही होगी, because lower part के ऊपर जो आपका प्रेशर है वो ज्यादा एक्ट करेगा कंपेयर टू दी अपर पार्ट, डेप्थ की वजह से। यानी इस पार्ट के ऊपर ये देखें, ग्रेटर फोर्स ऑफ प्रेशर, ग्रेटर फोर्स ऑफ प्रेशर, स्मॉलर फोर्स ऑफ प्रेशर, स्मॉलर फोर्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल भी आप फॉर्म कर सकते हैं। A pressure distribution triangle is formed and the center of pressure is the centroid of this triangle. अगर आप सेंट्रॉइड की डेफिनेशन खोलें गूगल के ऊपर, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर इन अ प्लेन सरफेस योर फिगर कैन बी कंप्लीटली बैलेंस्ड। यानी सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहां पर आपका बैलेंस हो जाता है आपका सरफेस। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड। दूसरी बात ये कि यहां पर जो आपका फिगर बना है वो बना है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल बन गया है फॉर दिस शेप। दोबारा अगर आप सेंट्रॉइड की डेफिनेशन देखें तो वो सेंट्रॉइड ये बोलता है कि सेंट्रॉइड प्लेनर जहां पर आपका बैलेंस्ड होता है वो 1/3 या h/3 सरफेस के ऊपर बैलेंस होता है। ये मैथमेटिक्स ने प्रूव की है। किस तरह प्रूव की है हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए
कि सेंट्रॉइड बैलेंसेस फ्रॉम h/3, इसीलिए ये कंपोनेंट यहां पर आया h/3। ये अजम्पशन है कि हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर h/3 के ऊपर है। अब इसको भी लिखने के लिए दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर है और उसकी लोकेशन बताओ। एक स्टूडेंट यूजुअली h/3 है ना, वो बॉटम से होता है, तो एक स्टूडेंट ये बोल सकता है द सेंट्रॉइड इज h/3 फ्रॉम द बॉटम सरफेस। सही है, ये एक स्टूडेंट बोल सकता है। दूसरा स्टूडेंट क्या बोल सकता है? आपको क्या लगता है दूसरा स्टूडेंट क्या बोल सकता है? h/3 from the top side. देखें, यहां पर आप गलती खाएंगे। आप h/3 फ्रॉम द टॉप सरफेस नहीं बोलेंगे। अगर सेंटर ऑफ प्रेशर h/3 फ्रॉम द बॉटम है तो ऊपर कितना बचा है मेरे पास? अगर h/3 की लेंथ यहां तक है तो यहां से लेकर यहां तक क्या क्या है? भाई इसको यूं सोचो, टोटल लेंथ 12 मीटर है। टोटल लेंथ 12 मीटर है। अगर नीचे मेरे पास 4 मीटर है तो ऊपर कितना बचा? 8 बचा। 4 और 8 सेम तो नहीं होते ना, तो h/3, आवाज आ रही है मेरी क्योंकि चुप हो गए हैं सब? Yes sir, आ रही है। Center of pressure can be located two ways. One student might say that the center of pressure is h/3 from the bottom surface towards the wall. Second student might say center of pressure is 2/3h from the surface of the fluid towards the bottom of the wall. बात समझ आई? 2/3h, क्योंकि ये h/3 है, 1/3 ये है, तो ऊपर से देखा जाएगा तो ये एरिया 2/3 हो जाएगा। यानी दोनों आंसर करेक्ट हैं। पहला आंसर है h/3 फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द वॉल। दूसरा आंसर ये है 2h/3 फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड कमिंग टुवर्ड्स द बॉटम। तो जिसने h/3 ऊपर से बोला था वो थोड़ा सा गलत था कि ऊपर से h/3 नहीं है, ऊपर से 2h/3 है। तो आप जिस चीज से कंफर्टेबल हो आप उसको वैसे ही रखिएगा, पर प्रेफरेबली h/3 बोला जाता है फ्रॉम द बॉटम। जब मेजर किया जाता है तो ये बॉटम से किया जाता है मैक्सिमम प्रेशर की तरफ से, मगर अगर आप सेंटर ऑफ प्रेशर को टॉप से भी लोकेट कर दें इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आंसर विल बी द सेम, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट को लोकेट करना है। तो अगर फर्ज करें आपकी टोटल हाइट 12 है। अगर आपने यहां से लोकेट किया h/3 तो 12 डिवाइडेड बाई 3 4 इस लोकेशन पे आएगी। और अगर आप इसको ऊपर से करोगे तो तब भी इसी लोकेशन पे आएगी, क्योंकि अगर आपने ऊपर से किया 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12 तो वो 8 के ऊपर आता है। अगर आप इधर से ऊपर से मेजर करना चाहोगे 8 तो ऊपर से 8 हो या नीचे से 4 हो, point is the same. So center of pressure can be determined from the bottom or the top. That is up to you. But by normally it is defined from the bottom of the surface. Clear हो गया? Yes, sir. Yes sir, आप clear। चलें, और यहां पर लिखा हुआ है this is 1/3 of the distance from the bottom of the wall, or conversely can be said 2/3 of the distance from the top of the fluid. Resultant force acts perpendicular to the wall at this point. यानी आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर वो वॉल के ऊपर है, तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द वॉल है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द वॉल बिकॉज योर वॉल इज इन this direction. If your wall was in this direction, your force would have been
दिस वे। सो एक बात याद रख लें, द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर सरफेस। अच्छा, अगर आपको कैलकुलेट करना आना कैलकुलेट दिया जाए, अब इस कैलकुलेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर होता है। द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालना। द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स due to the fluid pressure and location of center of pressure on the rectangular wall is given। प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालें रिजल्टेंट फोर्स का। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकालें, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल। यानी आपने पहले स्टेप क्या है? पहला रिजल्टेंट फोर्स, दूसरा H/3 निकालें, या अगर आप H/3 पहले भी निकाल लें तो कोई मसला नहीं है। तीसरा क्या है कि अगर आपको डायग्राम बनाना पड़ जाए ना, तो आप इसको डायग्राम के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर दिखा रहे हैं और रिजल्टिंग फोर्स दिखाएं जो परपेंडिकुलर टू द वॉल है। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं तो ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा बताएं? पहले तो ओरली डिस्कस करेंगे, फिर इसको न्यूमेरिकली देखते हैं। कौन बताएगा? मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालूंगा मैं? जी देखें, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी क्लास के अंदर सिर्फ 2 लोग ही बातें कर रहे हैं, और मुझे यही लग रहा है कि फिर यही 2 लोग विल प्रोबेबली एंड अप टॉपिंग द थिंग, बिकॉज जो इंटरेस्ट ले रहा है, जो क्वेश्चन पूछता है, वही सीखता। मैंने नोट भी कर लिया है कि कौन क्वेश्चंस पूछ रहा है और कौन बातें कर रहा है। बताएं जी। सर पहले तो हाइट मतलब H/3 फाइंड कर लेंगे। चलें, आपने H/3 फाइंड कर लिया, सेंटर ऑफ प्रेशर कर लिया। क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ प्रेशर? वैल्यू क्या है देखकर ही आपको मालूम हो जाएगी। सर ये 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 13 कैसे आएगा? देखें, टोटल डेप्थ, लॉन्ग का मतलब लेंथ है, लॉन्ग टोटल डेप्थ। हाइट आप हमेशा डेप्थ से देखते हो, 4 आएगा। 12 फीट हाइट जो आपकी है वो 12 फीट है। 40 फीट लॉन्ग का मतलब लंबाई। अगर आपका क्वेश्चन 40 फीट लॉन्ग बोल रहा है ना, ये आपकी 12 है, ये 12 है, और 40 आपका यूं जा रहा है। तो इसमें डेप्थ और हाई लॉन्ग के अंदर कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सही है, चलें, आपने ये बता दिया था कि H/3 ढूंढ लिया। प्रेशर कैसे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सर गैसोलीन की जो है वो गैमा दिया है, गैमा और H/2 की जो वैल्यू आई है उसको साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.68 को? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, 4 से तो, हाँ, 0.68 को आप सबसे पहले तो 62.4 से करोगे, क्योंकि ये यूएस यूनिट है। दूसरी बात, मुझे यहां पर आवाज आई कि उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 इज H/3, 4 इज H/3, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज, रिजल्टेंट फोर्स इज एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये देखें, आपका रिजल्टेंट फोर्स वाज एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। आपके पास यहां पर गामा था,
गामा तो होगा क्योंकि वाटर नहीं है। आपका जो हाइट थी वो h/2 ले रहे हैं। h/2 इज नॉट द सेम एज h/3। आप h/2 कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ मैंने इसलिए किया है क्योंकि रेक्टेंगुलर वॉल है। तो 0.68 वैसे के वैसे लिया। 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब। मुझे पहले तो ये देखना है कि मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पाउंड फोर्स के यूनिट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो यूनिट कंसिस्टेंसी से आ गया, क्योंकि यहां पर एच का 1 फुट होगा, एक लेंथ का फुट होगा और एक ब्रेथ का फुट होगा। ये तीनों फुट कट गए, ये फुट क्यूब कट गया, तो बाकी मेरे पास सिर्फ पाउंड फोर्स बचा। तो सबसे पहले तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली बाय द फॉर्मूला गामा h/2 मल्टीप्लाई बाय l इंटू बी और फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? यस यस सही सर। है, चलें ये क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप था कि h/3 निकाल दिया। h/3 की वैल्यू क्या आ रही थी? अभी आपने 4 निकाली, 4 आ गई। चलें 4 आ गई। अब तीसरा पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे आप इसका स्केच बनाकर दें, कि इसका एक डायग्राम बनाएं कि आप मुझे रिजल्टेंट फोर्स दिखाएं। अगर h/3 4 के ऊपर आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर हुआ? सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर हुआ फिर? परपेंडिकुलर होगा सर, जी एक्ट करेगा सर। हाँ, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा सर। देखें 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 देखें, मैंने आपसे फोर्स नहीं पूछी, मैंने आपसे पूछा सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर वो है जहां पर फोर्स एक्ट हो रही है। फोर्स आपकी परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ प्रेशर h/3 है। ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया और मैंने एग्जाम में आपसे ये पूछा सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर एक्ट है, तो आप उसको ये बोलेंगे जहां पर h/3 है। वही चीज मैंने आपसे दूसरे वर्ड में पहुंची है। तो अगर मुझे डायग्राम बनाना है, तो देखें ये एक डमी डायग्राम है। आप सिर्फ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, कोई हाई फाई चीज नहीं बनाएंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे बनाना है। आपने 4 फीट देख ली है, आपने एक डमी ये बना दिया कि चलें ये आपका फ्लूइड है, ये आपका फ्लूइड का सरफेस है, ये आपका फ्लूइड का बॉटम है, ये आपकी वॉल है। वॉल की हाइट आपकी 12 मीटर है। तो रफली आपने कहा कि मेरा h/3 इतने डायरेक्शन पे हो रहा है, यानी 4 मीटर के ऊपर हो रहा है। अगर टोटल 12 है तो h/3 4 है। तो आप कोई भी डॉट यहां पर बना दें। आपने यहां पर एक डॉट बना दिया 4 मीटर हाइट के ऊपर, जिसको आपने लेबल कर दिया सेंटर ऑफ प्रेशर। 4 मीटर के ऊपर आपने एक डॉट बना दिया, दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। इट हैज नथिंग टू डू विद परपेंडिकुलर और समथिंग। द ओनली फंक्शन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज योर रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ प्रेशर। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर। इस डायग्राम में एक मिस्टेक मुझसे हो गई है। मुझसे मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने रिजल्टेंट फोर्स उधर एक्ट कर दी है, क्योंकि मैंने उधर FR के ऊपर एरो बना दिया है। My resultant force should have been in this direction because it is acting on the wall. So please do not make that mistake. When you're showing your resultant force, आप दिखाएंगे इसको इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? जैसे ये डायग्राम में बना हुआ है। यस सर। सही है, बिकॉज इसका एरो इस डायरेक्शन में है। तो ये एरो को प्लीज देख लीजिएगा। दैट इज माई मिस्टेक एंड अपॉलॉजीज फॉर दैट। इस सवाल में कोई मसला अभी, क्योंकि अगर ये सवाल इधर समझ नहीं आया तो इंक्लाइंड वाला समझ नहीं आएगा। अगर जरा सी भी डाउट है, थोड़ी सी भी डाउट है, मुझसे पूछ लें, मैं रिपीट कर लूंगा, मगर एक साथ मेरे साथ आ जाएं सेम फुटिंग के ऊपर। जी, क्या रिपीट करना है? पूरा सवाल रिपीट करना है? जी सर पूरा। चलें देखें, जब आपके पास एक ग्लास वॉल होती है ना, और मुझे उसके ऊपर आपको, और वो ग्लास वॉल वर्टिकल है, कोई एंगल नहीं है, मुझे उसके ऊपर आपसे रिजल्टेंट फोर्स मांग रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे रिजल्टेंट फोर्स डिटरमिन कर दिखा दो उस वॉल के ऊपर। ये मेरा क्वेश्चन है।
अब रिजल्टेंट फोर्स दिखाने के लिए मुझे 3 चीजें करनी होती हैं। पहली चीज तो मुझे ये करनी होती है कि मुझे एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है कि रिजल्टेंट फोर्स है कितनी। दूसरी चीज मुझे ये करनी होती है कि मुझे वो पॉइंट निकालना पड़ता है जिधर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी। उस पॉइंट को हम बोला करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर इस तरह डिमार्केट किया गया है कि ये बॉटम ऑफ द वॉल से h/3 होता है, यानी हाइट ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम द बॉटम इतनी इस पॉइंट पे लोकेटेड होगा। और अगर आप टॉप से देखोगे तो ये टॉप से लोकेटेड होगा 2h/3 से, तो हम अज्यूम कर रहे हैं ये बॉटम से लोकेट हो रहा है। और नंबर 3 पॉइंट होता है कि उस फोर्स को एक्चुअली ड्रॉ करना। तो सबसे पहले अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूं, बाय नॉर्म आई नो दैट फोर्स का फॉर्मूला होता है F = प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब क्योंकि ये वॉल है, मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एवरेज प्रेशर के ऊपर होगी, क्योंकि वॉल के ऊपर प्रेशर कुछ वॉल लिनियरली मैटर कर रही है, उसकी हाइट ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर जहां पर वॉल है वहां पर प्रेशर 0 होगा क्योंकि सरफेस के पास है, बीच में कोई और प्रेशर होगा, सबसे नीचे मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो हम इस फिगर के लिए एवरेज प्रेशर अज्यूम करते हैं कि एवरेज प्रेशर इज द प्रेशर वी नीड टू टेक। अब एवरेज प्रेशर बिल्कुल सेंटर पॉइंट ऑफ द वॉल के होगा। तो अगर आपका वॉल 12 मीटर है तो आपका एवरेज प्रेशर वुड बी एट द पॉइंट विच इज h/2, 6 मीटर के ऊपर। तो ये आपकी हाइट लेंगे, आप हाइट 12 नहीं लेंगे, आप एवरेज हाइट लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने रिजल्टेंट फोर्स लगा दी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन। क्योंकि यहां पर गैसोलीन था, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई करनी थी 0.68। क्योंकि ये SI यूनिट्स में नहीं था, आपको 62.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर आपने h/2 निकाला क्योंकि ये आपकी हाइट है, मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज द फॉर्मूला इज रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया आपकी क्या होगी 12 मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि रेक्टेंगुलर वॉल है ना, उसकी हाइट 12 है, उसकी लेंथ 40 है, तो ये आपको आपकी फोर्स दे देगी। आपको मालूम है कि इतनी फोर्स जो है वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है जिसको आप सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हो। तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर कहां है? अभी मैंने आपको बताया वो सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल h/3 डिस्टेंस के ऊपर है। अगर आपकी टोटल h 12 है तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द बॉटम कितने पे आएगा? 4 मीटर के ऊपर। यानी अगर आपकी टोटल वॉल 12 है तो आपने बॉटम से 4 मीटर के ऊपर एक पॉइंट बना लिया 4 फुट के ऊपर, जिसको आपने कह दिया सेंटर ऑफ प्रेशर। आपकी जो फोर्स है वो इस 4 मीटर के इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी। सिर्फ बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि फोर्स यूं नहीं जा रही परपेंडिकुलर, फोर्स यूं आ रही है। गलती से मेरा एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि मैंने FR के साथ बना दिया, सो माय एरो शुड कम दिस वे। और एक चीज और मैंने मिस कर दी, मुझे इस एरो के ऊपर एक चीज और लिखनी चाहिए थी। आई शुड हैव रिटन 122,204.16 पाउंड फोर्स, क्योंकि इतनी फोर्स मैं दे रहा हूं। अब क्लियर हो गया ये सवाल? जी, जिन्होंने रिपीट Yes, करने को sir. बोला था। नहीं, आप नहीं, जिसने कहा था रिपीट, क्योंकि मेरा कंसर्न है कि जिसको नहीं समझ आई उसको आ जाए पहले। आ गई समझ आपको बात? चले, मैं अज्यूम करता हूं आपको आ गई, आप बोल नहीं रहे तो। अब देखें, मसला यहां पर आता है, ये देखें मसला यहां पर आता है अगर आपकी वॉल इंक्लाइंड हो जाए, वही सवाल है, मगर उस सवाल के अंदर आपके पास एक एंगल आ जाता है सरफेस के ऊपर। ये आपका थीटा आ रहा है, यहां पर एक एंगल आ रहा है।
अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये इसको जरा सा अटेंशन पे कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें, यहां पर आप कह रहे थे कि मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, यहां आप कह रहे हो कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। भाई दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर विथ रेफरेंस टू द पॉइंट। ये क्योंकि आपका पॉइंट ए यू नहीं है इसीलिए आपका परपेंडिकुलर यू नहीं है, आपका पॉइंट एंगल के ऊपर है, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर एंगल के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी एंगल के ऊपर आएगा, उस पॉइंट के ऊपर, ये उस वॉल के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। यहां तक कोई मसला? नो sir. सर। अच्छा, अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको बाद में भी मालूम पड़ेंगी, मगर मैं आपको बता भी देता हूं ये टर्मिनोलॉजीज क्या है। जो L जो है ना, L इज द लेंथ ऑफ द वॉल या लेंथ ऑफ द प्लेन सरफेस। अब यहां पर एक चीज है LC क्या है? LC इज द लेंथ ऑफ द वॉल फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि देखें ये जो तीनों लेंथ है ना, L, LP, LC, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और ये पॉइंट कहां पर है? ये सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, इसी को मैंने सुपर इंपोज कर दिया है, ये सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। तो L इज द टोटल लेंथ फ्रॉम द सरफेस टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सरफेस, दैट इज द होल L। LC जो है ना, ये जो लेंथ है, LC is the length from the surface to the center of where the pressure is applied, क्योंकि LC कहां पर डिवाइड हो रहा है? H/2, यानी LC is surface towards the center of pressure नहीं, where the average pressure is being held। और LP क्या है? P means pressure। LP is the length of the wall from the surface of the fluid towards the center of pressure। LP आपका यहां तक जा रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर तक, और LC जा रहा है सेंटर तक। दो डिफरेंट चीजें, एक सेंटर है और एक सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर को LP बताया गया है और सेंटर LC बताया गया है। दूसरी बात ये कि LP जो आपका है वो हमेशा LC से ग्रेटर होगा, इट्स ग्रेटर। दैट वाज द जनरल थिंग। प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर इज द सेम। You calculate number 1 the resultant force, number 2 you are going to calculate the center of pressure, number 3 you are going to locate the force. Only difference is my wall is inclined. The figure on the previous slide shows a dam, और dam usually inclined बने होते हैं। The figure on the previous slide shows a dam 30.5 meter long and retains 8 meter of fresh water। देखें इसके अंदर आपका फ्लूइड फ्रेश वाटर है। अच्छा एक बात और सुन लें, अच्छा हुआ ये बात यहां पर आ गई तो मुझे याद आ गई। अगर मैं आपसे बोलूं अमेरिकन यूनिट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं और मुझे बेस बनाना है वाटर को, जिसको हम 62.5 लेते हैं, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को 62.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि मेरा जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा मैनोमीटर के अंदर सॉल्टी वाटर लगा हुआ है, या मैं ये बोलूं कि मेरे डैम के अंदर सॉल्टी वाटर है, तो अमेरिकन यूनिट्स के अंदर मैं वाटर का क्या लूंगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं 62.4 नहीं लूंगा, मैं 64.5 लूंगा। कहीं पर भी अगर सॉल्टी वाटर आ जाए ना तो 64.5 लीजिएगा, ये लिख लीजिए कहीं पर। सॉल्टी वाटर के लिए आप 64.5 लेंगे
नॉर्मल वाटर के लिए 62.4 लेंगे। बात समझ आई मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? यस सर। ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 9.81 या भाई सर मैं 62 पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होती है, आप डेंसिटी बता ग्रे रहे हो। मैं स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं पूछ रहा, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। ये बोलने का मकसद इसलिए है कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको अगर ऑयल दिया जाता है तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.68 थी। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तो बहुत आसान है, अगर मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दूं, मैं अपने क्वेश्चन इस तरह बनाता हूं कि मैं ये बोलता हूं यू कैन अज्यूम दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इज 3/4 ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर प्लस 0.03। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या होगी? इसका यह मतलब हुआ कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे 0.78। क्यों 0.78 लेंगे? मैंने आपको कंडीशन दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ योर लिक्विड इज 3/4 द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर प्लस 0.03। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होती है, 3/4 ऑफ 1 कितना होगा? 0.75। 0.75 प्लस 0.03 0.78। इसीलिए मैंने आपको यह कहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर को याद रखिएगा 1 होती है। बात समझ आई? जी सर ये रिपीट कर दीजिएगा दोबारा। अच्छा, I'll be easier if I show it to you. सपोज अभी जो मैंने आपको टैंक का क्वेश्चन दिया था ना, मैंने आपको जो टैंक का अभी क्वेश्चन लास्ट जो दिया था यार, आई इन दैट टैंक क्वेश्चन आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.68 थी। सपोज आई से दैट टैंक हैज अ SG equals to 3/4 SG of water प्लस 0.03। यानी मैंने आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दी है, मैंने आपको कहा है कि उस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3/4 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर प्लस 0.03 है, जो पीछे 0.68 जिधर दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। तो आप अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 एंड यू शुड नो दिस दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। तो आप सिंपली क्या कर लेंगे? 0.75 टाइम्स 1 प्लस 0.03। ये मैं कह रहा था, समझ आई बात? यस सर। जी 32 यस आपने सर पूछा क्लियर। था ना, सही है। सिंपली यस ये सर बोल क्लियर। रहा हूं, क्योंकि देखें अगर मैं आपको सारी चीजें दे दूं ना तो फिर कॉन्सेप्ट चेक नहीं होता। मेरा तरीका ये नहीं होता कि बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन उसी तरह से उठाकर दे दो। मेरा तरीका ये होता है कि स्टूडेंट अपना दिमाग खुद यूज करे। डेटा मैं आपको वही दूंगा जो बुक में होता है, मगर आपको अपना दिमाग यूज करना होगा। जब एग्जाम करीब आएगा मैं आपको अपने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के पेपर्स शेयर करूंगा, तो आपको एक आइडिया आपको मैं दे दूंगा। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, बिल्कुल गाइड कर दूंगा। मगर ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा कि मुझे इस तरह से पिक करना है, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपको वैल्यूज बता रहा हूं पहले से ही। चलें बैक टू दिस क्वेश्चन। द फिगर ऑन द प्रीवियस स्लाइड शोज अ डैम and retains this much water. Calculate the magnitude of the resultant force. क्या अप्रोच मुझे लेना चाहिए? पहला अप्रोच क्या होगा जी? बताएं।
देखें, आई एम रिपीटिंग, नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर, यू आर हियर फॉर लर्निंग। कोई भी चीज दिमाग में हो बोल दें, नो वन इज गोइंग टू ईट यू अप, बल्कि मुझे ज्यादा खुशी होती है जब स्टूडेंट खुद ट्राई करता है। मेरा सर आंसर पहले तो देना कोई सन फायदा ड्रॉप नहीं प्रेशर है। मालूम कर लेंगे। अच्छा, किस तरह मालूम सन करेंगे? ड्रॉप प्रेशर हमारे पास H/3 हमारे पास बराबर होगा 10.16 की। अच्छा, मुझे ये बताएं 10.16 क्यों होगा? सॉरी सर, वाटर की मतलब डिवाइड कर लेंगे, ये 8/3 कर लेंगे। 8/3। देखें, दो चीजें दिमाग में रखें। अगर मैं रिटेन वाटर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इसने इतना वाटर रिटेन किया है, तो हाइट इसकी ये है। जैसे पहले सवाल के अंदर था, कोई और वर्ड था। लॉन्ग का मतलब लेंथ होता है, रिटेन का मतलब इसने इतना वाटर रिटेन किया है, तो इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है। 30.5 यस डिवाइड बाय सर। 3 नहीं कीजिएगा। पानी 30.5 मीटर पानी उसने रिटेन नहीं किया है, उसने रिटेन 8 मीटर पानी किया है। जितना पानी वो रिटेन करेगा उतनी तो उसकी हाइट होगी। अगर मैं ये बोलूं यस कि 10 सर। मीटर पानी उसने रिटेन किया है, तो हाइट 10 मीटर हुई। चलें, तो आपने सेंटर ऑफ प्रेशर ढूंढ लिया, मान लिया मैंने 8/3 है, और क्या करेंगे? फिर एवरेज प्रेशर फाइंड करेंगे सर, मतलब जो गामा एवरेज है प्रेशर, एवरेज प्रेशर क्या होगा? गामा हो गया। गामा, गामा H/2 के क्यों है? साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे? गामा की वैल्यू क्या H/2 लेंगे? के साथ गामा की वैल्यू क्या लेंगे? 9.81 सर। सही है, मान लिया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? H/2 सर मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी सही है। और 4 के साथ। हाँ हाँ, और मैंने सुन यस, लिया, सही है, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद क्या ये करेंगे? एवरेज सर, ये एवरेज प्रेशर आ गया। अब फोर्स को फाइंड कर लेंगे, मतलब एवरेज, इसी ये जो वैल्यू आ गई एवरेज प्रेशर की, इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया हमारे अच्छा, पास, एरिया, एरिया क्या लेंगे? एरिया सर ये 8 into 30.5। अच्छा, यहां पर आप गलती कर रहे हैं। एरिया आप 8 into 30.5 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये वॉल स्ट्रेट नहीं है। अगर आप यहां भी डायग्राम देखें, दिस वॉल इज एन इंक्लाइंड वॉल। ये जो वॉल है, अगर ये बिल्कुल वर्टिकल होती तो मैं आपकी बात मान लेता कि 8 into 30.5 है। ये जो वॉल है ना, इसकी लेंथ 30.5 नहीं है। 30.5 के ऊपर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी इसकी लेंथ ढूंढने के लिए। अब वो किस तरह लगती है? कॉन्सेप्ट आपका सही था, बस मैं यही कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा था, मगर ये थोड़ा सा मिसिंग था। अब यहां पर आप अटेंशन पे करें, अगर ये बातें समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लें। लेंथ ऑफ वॉल आपकी 30.5 मीटर है, रिटेन्स आपकी 8 मीटर है, यानी आपका एच 8 मीटर है। थीटा आपका 60 डिग्रीज है। आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू ए। आपका गामा सही था, आपने कहा था 9.81। आपने कहा था 8/2, वो भी मैंने मान लिया क्योंकि एच आपकी 8 है। एरिया की जब बात आती है ना, तो एरिया के अंदर आपके कंपोनेंट आ जाते हैं। 30.5 लेंथ तो आपकी सही है, ये आपकी 30.5 है, मगर वो लेंथ, प्लेन के अंदर दो लेंथें चाहिए होती हैं। वो लेंथ किसके साथ है? अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो, अगर आपका ये डायग्राम है, अगर आपका ये डायग्राम है, तो आपको अगर टोटल एरिया चाहिए, तो एक तो आपको जितना आपका फ्लूइड है वो ये एक लेंथ की एरिया चाहिए, दूसरा आपको ये लेंथ की एरिया चाहिए। मगर ये जो लेंथ है ये एट एन एंगल ऑफ 60.5 है। ये जो टोटल एल की मैं बात कर रहा हूं, टोटल एल जो मैंने शुरू बोला था ना कि एल इज द लेंथ फ्रॉम सरफेस ऑफ द फ्लूइड टुवर्ड्स द बॉटम, ये एल का कंपोनेंट। ये एल भी तो एरिया में यूज होगा क्योंकि हमारी वॉल के अंदर एच यूज नहीं हो रहा है। हमारी वॉल टेढ़ी है, हमारी वॉल टेढ़ी है, इस तरह से टेढ़ी है। तो
तो इसके अंदर एक कंपोनेंट तो L होगा और एक कंपोनेंट इसका ये 30.5 होगा, जो इसका ये 30.5 वाला कंपोनेंट है, 30.5 लॉन्ग। अब इसकी एरिया ढूंढने के लिए हमें ये L ढूंढना लाजमी है। अगर ये स्ट्रेट वॉल होती तो हमें L ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। स्ट्रेट वॉल के अंदर हम 8 मल्टीप्लाई बाय 30.5 कर लेते, क्योंकि उसकी हाइट ही वही होती। मगर क्योंकि ये इंक्लाइंड है, हम ये हाइट ले नहीं सकते, हम 8 नहीं ले सकते, हमें ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा और 30.5 कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो उसकी लेंथ है। अब अगर मुझे ये कंपोनेंट लेना है और मेरे पास ये एंगल है, तो मुझे अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी? मुझे हाइट तो मालूम है ना, टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट 8 मीटर्स है। आपको वो फॉर्मूला याद है? एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन एल, जिसके अंदर l आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती थी, जिसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते थे। ये फॉर्मूला याद है? h अपॉन एल। यस सर। तो आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज की। ट्रिग्नोमेट्री जब आपने यूज की तो आपने निकाल दिया साइन 60 इज 8 अपॉन एल। एल की वैल्यू, एल को जब मैं उधर ले गया तो आपका आंसर बन गया 8 डिवाइडेड बाय साइन 60। अगर आपका एंगल 45 होता, आप 45 करते, जो भी आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। आपको L की वैल्यू मिल गई 9.24। ये जो L की वैल्यू है, दिस इज दिस स्लांटेड प्लेन, दिस इज दिस वैल्यू ऑफ L, दिस वैल्यू ऑफ L एंड देन इट इज दिस लॉन्ग। तो इसीलिए आपकी एरिया के अंदर this is going to be incorporated and this is going to be incorporated. If it was straight like this, आवाज आ रही है सर बीच Yes, में sir. कट गई। ना? मैं इसलिए रुक गया था। अभी आ रही है ना? मैंने कुछ बोला नहीं था बीच में। if your wall was straight like this, स्ट्रेट के केस में आप 8 मल्टीप्लाई बाय 30.5 करते, क्योंकि स्ट्रेट के केस के अंदर आपकी एज वही एज रहती फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम। जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो ये समझ आया मैंने L का कंपोनेंट क्यों निकाला? यस सर। तो ये L का कंपोनेंट लाजमी निकालना है, क्योंकि ये L का कंपोनेंट इंक्लिनेशन की लेंथ है। तो एरिया के अंदर ये गलती नहीं कीजिएगा कि आपने हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ के साथ। हाइट जब मल्टीप्लाई होगी जब आपका बॉडी जो है वो प्योर वर्टिकल है। जब वर्टिकल नहीं है, आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा L का कंपोनेंट। तो आपने L का कंपोनेंट निकाल दिया, जो कि आ रहा है 9.24। अब आपने इस 9.24 को, बाकी आपके कंपोनेंट सही थे, आपने h/2 से कर दिया, 30.5 ले लिया, 9.24 कर दिया, आपको एक आंसर मिल गया 110.586 किलो न्यूटन। सही हो गया? ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब एक बात यह है कि आपने एक बात की थी सेंटर ऑफ प्रेशर की, सही है? ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, ये किस तरह डिफाइन होता है? मैंने आपको क्या बताया था डेफिनेशन से? सर जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है। नहीं, वो तो करती है, वो तो जहां पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी, मगर ये सेंटर ऑफ प्रेशर इज h/3 फ्रॉम द बॉटम सरफेस। बॉटम। सही है? फ्रॉम द बॉटम सरफेस। सो बॉटम सरफेस से ये h/3 है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें, यहां पर वॉल वर्टिकल है, क्योंकि यहां पर वॉल आपकी वर्टिकल है, आपका ये बॉटम सरफेस है। h/3 यहां से भी सेम है
और आपकी यही हाइट आपकी वॉल की थी, जितना आपका पानी था वॉल के अंदर। आप ये चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे क्योंकि ये पानी के बाहर हैं, आप ये इनकॉर्पोरेट करोगे यहां तक। तो h/3 दोनों में सेम था, यानी अगर आप वॉल की हाइट देखो तो h/3 उतना ही है और यहां से भी h/3 उतना ही है। मगर क्योंकि ये वॉल आपकी इंक्लाइंड है, एक पॉइंट तो आपने सही लिया आपका h/3 सरफेस से ऊपर तक, मगर एक चीज नहीं भूलिएगा कि h/3 आपने अपनी वॉल के ऊपर भी लेना है। वॉल के ऊपर लेने का मतलब ये हुआ कि आपने एक चीज और करनी पड़ेगी जिसको आप क्या कहोगे, L/3। बात समझ आई मैं L/3 क्यों कर रहा हूं? यस सर। L/3 मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। वो सेंटर ऑफ प्रेशर का एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक कंपोनेंट उसके एंगल पे होगा, इंक्लाइंड पे होगा। अगर ये वॉल स्ट्रेट होती तो हमें इंक्लाइंड का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो h/3 होता है वही L/3 बन जाता है। बट क्योंकि ये वॉल आपकी स्लैंटेड है, ये वॉल आपकी स्लैंटेड है, तो h/3 अलग होगा, L/3 अलग होगा। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं या पॉइंट्स क्या हैं, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर दो पॉइंट के ऊपर बना है। इसका एक पॉइंट है 8/3, यानी यहां से लेकर यहां तक आपकी लेंथ होनी चाहिए 8/3, अगर आप उसको लिखो। और यहां से लेकर यहां तक आपकी लेंथ होनी चाहिए 9/3। ये जो आपकी वॉल हॉरिजॉन्टल है ना पूरी 9.24 मीटर, उसका भी 1/3 आप नीचे से लोगे, यानी यहां से आपने L/3 लिया, तो वहां पर जाकर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर बना। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर जो बना है ये दो पॉइंट से बना है। एक पॉइंट आपका h/3 है, दूसरा पॉइंट आपका L/3 है। The only reason it is made from 2 points is because this is an inclined wall. यहां तक बात समझ आई? अगर आई है तो फिर मैं आगे चलूंगा। यस सर। यस सर, सही है। क्लियर। So from the bottom of the dam आपका L/3 3.05 होता है। तो आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस है, जब आप सरफेस की बात करते हो तो आप सरफेस ऑफ द फ्लूइड की बात कर रहे हो। डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस इज 6.16। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस? डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस इज ये फ्रॉम द सरफेस टिल हियर। तो कहने का मकसद ये है कि सेंटर ऑफ प्रेशर वही चीज है। सेंटर ऑफ प्रेशर इज आइदर h/3 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस, यानी यहां पर कोई वैल्यू आ रही है, और इट इज 2/3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस या 2/3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस। टॉप सरफेस से लेकर यहां तक 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9.24 6.16 आपको देगा। तो या तो आप सेंटर ऑफ प्रेशर टॉप ऑफ द सरफेस से निकालो 6.16 पॉइंट के ऊपर, या आप उसको बॉटम से निकालो 3.04 पॉइंट के ऊपर। दोनों आंसर आपको वही देंगे। तो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो है इस पॉइंट के ऊपर, ये रफली बनेगा। इसको डेफिनेटली आप एग्जैक्ट नहीं बना सकते हो जब तक आप प्योरली कैलकुलेशन नहीं करो। तो प्लस माइनस हर स्टूडेंट के बीच में होगा, कोई थोड़ा सा ऊपर बनाएगा, कोई थोड़ा सा नीचे बनाएगा। तो समझ आई ये बात कि मैंने ये सेंटर ऑफ प्रेशर किस तरह निकाला? यस सर। अब जब मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर निकल गया तो आखिरी चीज क्या है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स बनानी है। मुझे मेरा एरो बता देना है, उस पॉइंट के ऊपर मेरा एरो एक्ट हो रहा है और उसकी वैल्यू लिख देनी है, जो कि होगी ये वैल्यू 110.58। अब ये देखें, एक सिंपल डायग्राम है, मैंने इसको वर्कआउट कर कर आपको दिखा दिया है। वही चीज है,
ये मेरा डैम है। अब मेरी जो वॉल है वो इंक्लाइंड है इस लेंथ के ऊपर। ये देखें, ये मैंने अपनी वॉल स्ट्रेट नहीं बनाई है। ये मेरी वॉल की लेंथ है 30.5 मीटर। इसके अंदर मेरा फ्लूइड है सबसे, और ये मेरा एंगल है क्योंकि ये मेरी वॉल यहां पर एंगल बना रहा है 60 डिग्रीज। तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की। ये मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई टू शो 8 मीटर्स। ये डॉटेड लाइन मैंने 8 मीटर शो करने के लिए बनाई। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की ताकि मुझे मेरा एल मिल जाए। मुझे मेरा एल मिल जाए तो ये यहां से लेकर यहां तक मुझे मेरी एल की लेंथ मिल जाए। यहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की। sin 60 is equal to 8 upon this length, 8 upon this length। इससे मुझे 9.24 मीटर मिल गया। सही है। जब मुझे 9.24 मिला तो सबसे पहले तो मैंने अपने एरिया के लिए इस 9.24 को 30.5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये मेरी एरिया प्लेन सरफेस बन गया। ये 8 बाय 30.5 नहीं बना। दूसरी बात ये, जब मुझे मेरा रिजल्टेंट फोर्स सब कुछ मिल गया, अब लोकेशन की बात आई। लोकेशन के लिए सबसे पहले तो मैं h/3 करूं उस पॉइंट के ऊपर देखने के लिए कि वर्टिकली ये पॉइंट कहां पर आ रहा है। तो वर्टिकली h/3 आ रहा है 3.67 मीटर्स के ऊपर। तो मैंने, अगर मेरी टोटल लेंथ 8 मीटर है, दिस टोटल इज 8 मीटर, मैंने 3.63 मीटर चलो ये लगा दिया रफली। थोड़ा सा ये इनएक्यूरेट है क्योंकि अगर ये डायग्राम देखा जाए तो h/3 समथिंग ओवर हियर आना चाहिए था और 2/3 ये, मगर चलें h/3 मैंने यहां लगा दिया। मगर ये मेरी वॉल जो है ये वर्टिकल नहीं है, इसका एक यहां भी कंपोनेंट आना चाहिए जो 9.24 डिवाइड बाय 3 है। तो अगर मेरी वॉल टोटल 9.24 है, उसका मैंने अगर L/3 निकाला, वो तकरीबन लेट से इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ये जो मेरा पॉइंट है ये 3.16 मीटर इधर से इस टेढ़े पॉइंट के ऊपर है और वर्टिकली ये इतने डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि वर्टिकली मैं यहां से देख रहा हूं और इधर से मैं यहां देख रहा हूं। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए वो मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है। यानी मैंने अगर इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, ये पॉइंट मैं डॉटेड लेकर जा रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पर, और यहां पर ये वैसे ही है, तो ये मेरा एक्सटेंडेड पॉइंट है जो मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर बन गया। और वो जो मेरा पॉइंट लोकेट हो गया उसके ऊपर मैंने तो फ्री हैंड लाइन बनाई है, आप रूलर से बनाइएगा 90 डिग्रीज के ऊपर। ज्यादा अगर मसला है तो प्रोट्रैक्टर भी ले आइएगा, या तो फिर एक लाइन बनाकर इसको स्ट्रेट लाइन कर दीजिएगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा रिजल्टेंट प्रेशर की, रिजल्टेंट फोर्स की, और यहां पर मैं लेबल कर दूंगा वॉट एवर माई फोर्स इज द वैल्यू। क्लियर हो गया? खैर मुझे करने तो 4-5 न्यूमेरिकल थे, बट वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ। इसके लिए भी समझने के अंदर काफी टाइम लग गया था, तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? सर इस वाले न्यूमेरिकल में ये 9.28 जो आपने फाइंड कर दिया,